एक्चुअली हम लोग मेरा ख्याल है कि स्पेसिफाई कर लें कि हम किन की बात कर रहे हैं, किस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आता है ना कि ब्रीच ऑफ प्राइवेसी या इन्वेजन जो है वो फिर छोटे बच्चे के लिए और चीज़ है, टीनेजर्स के लिए और चीज़ है, ग्रोन अप के लिए, एडल्ट के लिए डिफरेंट है। यानी वी शुड स्पेसिफाई कि कहाँ हम अगर हमारे कल्चर में हम देखें ना तो मैं समझता हूँ पेरेंट्स ये रियलाइज नहीं करते कि बच्चा बड़ा हो गया। एग्जैक्टली जैसे एक बच्चा मैरिड हो गया तो तब भी उसके हर डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट, हर बात मेरे से पूछो, हर बात में इन्वॉल्वमेंट, यानी वो ऐसे शो करते हैं जैसे शादी उसकी नहीं शादी उनकी हुई है यानी वो हर बात में जी इन्वॉल्वमेंट। तो मैं चाहता हूँ इस पे भी हम थोड़ा सा रिशान स्टार्टिंग फ्रॉम यू। तो फिर मैं इसी बात को एक फ्रेज में सामने रख लेती हूँ ताकि हम उसका सही जवाब दे लें। मैंने कहा था अथॉरिटी तो नहीं जाने देनी ना, तो अथॉरिटी और ह्यूमैनिटी, उसका इंसान होना, ये साइड बाय साइड चल सकते हैं। क्वेश्चन मैंने रख दिया, अब जवाब दीजिए। आपने बहुत जो है ना वो ऐसी तार छेड़ दी है। देखें यहाँ पे ये जो आपने बात की ना कि हम जब शादी हो जाती है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि अब पेरेंटिंग के हम एक नेक्स्ट ईयर में एंटर हो गए। वालिदैन की बात करें तो मेरे ज़्यादती एतबार से तो नो डाउट के वालिदैन को और समझदार वालिदैन स्पेस देते भी हैं डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। लेकिन आई थिंक कि एज चिल्ड्रन, एज मैरिड चिल्ड्रन, हमें ये बात समझनी चाहिए कि कुछ बातें जो कि हमें पहले शादी से पहले समझ नहीं आती थी, सही, वो हमें अब समझ में आ गई हैं। तो हमें वालिदैन की जगह पे हम लोग वो उस चीज़ से रिलेट नहीं कर सकते जो वो करते हैं। बस फॉर एग्जांपल अक्सर जगहों पे आपको लगेगा कि शायद वो आपकी प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हैं, लेकिन स्टिल एज अ रोल अल्लाह ने जो उनको बनाया वो तो आपका पेरेंट्स ही है। शायद वो आउट ऑफ कंसर्न कर रहे हैं या आपका ख्याल रखने के लिए, आपका ख्याल रखने के लिए, या दैट इज देयर मैनिफेस्टेशन ऑफ योर लव। आप उनको जरूरत से ज्यादा टाइम दे रहे हैं, और क्यों ना टाइम दिया जाए। अब आप खुद देखें, इसको रेट्रोस्पेक्ट में देखें कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, क्या आपने ज्यादती नहीं की अपने वालिदैन के साथ बचपन में? कौन एंजल विद द रिंग है जो मुझे अभी तक मुझे याद आता है कि मैं तो अभी तक माफिया मांगता हूँ। कई ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें वो अब मुझे याद आती हैं। तो इसमें दोनों, आई थिंक देयर इज अ बैलेंस। मैं व्हाइल आई से दिस, मैं ये नहीं कहता कि कुछ पेरेंट्स ब्रीच नहीं करते, बल्कि बहुत ज़्यादा ब्रीच करते हैं, विच इज़ वेरी बैड, जो कि अगली नस्लों तक उसका असर जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड न्यूली मैरिड कपल्स को, या जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए अपने वालिदैन के साथ रहना, इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो आपके वालिदैन हैं और उनका बहरहाल एक हक है। और अगर आपको लग रहा है, एंड इन एनी केस इफ दे आर मिस्टेकन, कोई बात नहीं। अलीम, आप क्या कहेंगे कि एज ग्रुप के बारे में? मैं एक छोटी सी बात ऐड कर दूं। मैं एक कॉर्पोरेशन में काम कर रहा था, हमारे डायरेक्टर थे, उनका एक जुमला मुझे आज तक नहीं भूलता। उन्होंने कहा कि बड़ों को बड़ा करना सीखें। यानी कि बड़ा है, कभी कभी आपको आउट ऑफ द वे जाके बड़ों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आपको अपेरेंटली लग रहा होगा कि आप वो आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, लेकिन दिस इज़ व्हाट दे एक्सपेक्ट, एंड आई थिंक दे हैव अ राइट टू एक्सपेक्ट इन सम वे ऑफ। सही है जी। अली भाई, एज के बारे में बात करने से पहले मैं रिशान भाई की बात में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने कहा कि वो डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स हैं। मेरा अपना भी इसी तरह है कि फॉर एग्जांपल ड्राइविंग के दौरान अब्बू मेरे साथ बैठे हों, ही नोज़ कि मैं गाड़ी बड़ी अच्छी चला लेता हूँ, बट स्टिल वो मुझे बार बार कह रहे होते हैं कि बेटा तेज़ जा रहे हो, बेटा स्लो करो, एंड वल्लाही वो अपनी मोहब्बत की वजह से कह रहे होते हैं। अच्छा, एक और बात, he feels proud exactly. कि भाई मैं अपने बेटे की जिंदगी में दखील हूँ, तो उनको ये ऑनर वैसे लेने दीजिए। लेकिन यहाँ पर उनकी इस नीड को थोड़े से बड़े बन के, यहाँ पे ही नीड्स योर, आपकी मैच्योरिटी की जरूरत है, उनको ये बताएं कि ये और इसने मेरे से सुन लिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ना जो लोग भी हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये कि यार आप लोग एटलीस्ट ना अपने पेरेंट्स की नीयत पे शक न किया करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब वो कमजोरी में जा रहे हैं ना, तो फिर अब आप बड़े होने पे आ रहे हैं, जो जितना खैर खा होगा, जितना ताकतवर होगा, उतना जिम्मेदार होगा। यानी अब फौरन टॉक्सिसिटी का लेबल ना लगा ये तो कंट्रोलिंग हो गए हैं, टॉक्सिक हो गए हैं, तो थोड़ा सा समझें उनके पर्सपेक्टिव। क्योंकि नीयत पे शक नहीं करना, आपने उनको रूम देना कि यार ठीक है वो मेरे भले के लिए कह रहे हैं, आप नहीं मान रहे ना, फॉर एग्जांपल आपको वो बात नहीं हजम हो रही, आप चुप कर जाए। लेकिन अच्छा, अब ये बहुत हार्ड राइट है। exactly. वो कैसे? ये बिल्कुल वही है कि वो ड्राइविंग हो रही है ना, तो वो जो नकम्मा ड्राइवर है उसको भी एक्सीडेंट से बचाना है, खुद को भी बचाना है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। वही बात है कि जब कमज़ोरी आने लग जाती है, अथॉरिटी हाथ से जाती रहती है, तो ये तो फिनोमेनन जो है ना बड़ा नेचुरल है, और इससे हमारा भी वक्त आने वाला है, और बहुत सारा मुझ जैसों का तो वक्त आ ही रहा है।
तो बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो अगेन जो है ना, इसी के लिए अल्लाह ने कहा था कि वफ़िद लहुमा जनाहद्दुल। और मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ने जो अपने राइट्स के बाद पेरेंट्स के राइट का जिक्र किया ना, ये बहुत हार्ड चैलेंज है। और अल्लाह ने इसको देखें इबादत के वो उसके तौहीद के इकरार के बाद लेके आए, क्योंकि ये आजमाइश छोटी नहीं है। आप देखिए वही बात होती है ना कि आपको आइडियली कहा तो ये जाता है कि अम्मा, वो जो हम बड़ी पोस्ट्स वगैरह पढ़ते हैं ना कि वो तुमसे मैंने 10 दफ़ा तुमने बचपन में क्वेश्चन पूछा तो मैं हर जगह कहता था हाँ मेरी जान, और आज मैं तुमसे 4 दफ़ा पूछ रहा हूँ तो तुम कह रहे हो अब आप चुप नहीं कर सकते। बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी ना रिटोरिकल भी है, ठीक है। इस बात पे आ जाइए कि करना क्या चाहिए जब आप जिम्मेदार हो जाते हैं ना अपने उन फैसलों के जिन फैसलों का ताल्लुक माँ बाप से नहीं है, तो आप वहाँ पे लायबल भी होते हैं। अब वहाँ पे आप जो है ना फुलिश बिडिंग पे चलना शुरू कर दें तो उसके बाद ना पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं और ना अल्लाह आपका एक्सक्यूज कबूल करता है, क्योंकि आप वहाँ पर एक सेन डिसीजन और एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन और डिसीजंस की ऑनरशिप लेने के लिए जिम्मेदार। सही। तो वही बात है कि फिर ये वो हार्ड रोड आ गई है। बिल्कुल, फिर तो आपने टोटली अलग कर लिया ना, सिस्टम ही अलग। एग्जैक्टली। तो अली भाई, एज ग्रुप्स के जो आप बात कर रहे थे ना, मैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। 1 to 7 यानी बच्चा जब पैदा हुआ है 7 ईयर्स तक, फिर 7 to 15 और 15 ईयर्स ऑनवर्ड। मैं समझता हूँ जब बच्चा पैदा होता है ना तो बीइंग ए पेरेंट सबसे पहले तो हमें चीज़ समझने की ज़रूरत है ना कि बच्चा अल्लाह की अमानत है हमारे पास। मोस्टली हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स ये समझते हैं कि यार वो मेरा गुलाम है और वो मेरी उस पर 110% अथॉरिटी है टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ, टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ। तो ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि वो अल्लाह की अमानत है, मैंने उसको तरबियत अच्छी करनी है, अच्छा उसको बड़ा करना है और फिर मैंने अल्लाह के हवाले करना है उसको। ये एक अल्लाह ने मेरे से पूछना है इसके बारे में। तो जो फर्स्ट 7 ईयर्स है ना, मैं समझता हूँ पेरेंट्स को ना बच्चों के साथ दैट इज़ अ एज ऑफ प्लेइंग, यानी उसमें ठीक है अथॉरिटी भी आपकी तो होती है, 100% होती है। जाहिर सी बात है, छोटा बच्चा तो नहीं कहता ना अब्बू आप मेरा ये पैम्पर इस तरह नहीं ऐसे चेंज करें या मुझे ना लगाएं पैम्पर फॉर एग्जांपल। तो तब तो अथॉरिटी है, उस टाइम में मैक्सिमम आपने प्ले ही करना है, आप डांटेंगे भी नहीं इतना ज़्यादा और आप वो मतलब बहुत ज़्यादा ही हर चीज़ से रोकेंगे भी नहीं। क्योंकि मैं एक ना डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसमें उन्होंने पेरेंटिंग के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। वो कहते हैं देखें छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जो भी काम करने लगते हैं ना, हम उन्हें कहते हैं नो, डोंट टच दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। वो अपने अर्ली 3 और 4 ईयर्स में सुनते ही 90% नो है हर चीज़ का, कि इधर ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उनको बिल्कुल खुला छोड़ देंगे, वो जाके इलेक्ट्रिसिटी के स्विच के अंदर उंगली दे दें। इट डजंट मीन दैट, लेकिन कहने का मतलब है जो चीज़ें परमिसिबल हैं, जो चीज़ें वो कर सकते हैं इजीली सेफ लाइन में रहते हुए। इसको मैं ऐड कर दूं ताकि ऑडियंस को पता लग जाए। एरिक एरिक्सन की 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट ज़रूर पढ़ें पेरेंटिंग के लिए। उसमें ना वो एक स्टेज बताता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो वो कहता है या इस एज ग्रुप में, और वो होती है 3 to 6, या उसमें आप बच्चे में गिल्ट पैदा कर देते हैं या उसमें इनिशिएटिव पैदा करते हैं। तो ये आपके वाली बात है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, अब्दुल आप ही की बात को जो आपने कहा ना कि 7 इयर्स तक उनको खेलने दीजिए, अच्छा थोड़ा सा खेलने को डिफाइन कीजिए कि पेरेंट्स को पता लगे कि खेलने देने से क्या मुराद है, उसे क्या वो जिसको कहते हैं लिटरली खेलना मुराद है, नहीं, उनकी फॉलीज का पोर्शन ज्यादा रहेगा। अपनी एक्सपेक्टेशंस को लोअर रखिए, उनको गलतियां ज्यादा करें और उसको एक्सेप्ट करें। इसको खेलना चाहिए, यानी फ्यूटिलिटी जो है ना जबरदस्त बहुत अच्छा एडिशन किया आंटी ने, क्योंकि इस एज में ना बच्चा बहुत सी चीजें एक्सप्लोर कर रहा होता है, सारी चीजें लर्न कर रहा होता है। तो एक तो ये एज होगी जिसमें आपने 1 to 7, उसके बाद 7 to 15 जो एज है ना, वो ही इज टर्निंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी। अब वो एडल्टहुड की तरफ जा रहा है, और हमारे दीन ने भी ये कहा ना कि नमाज के हुक्म में भी कि पहले 7 साल तक आपने सिर्फ उसको तरगीब दिलानी है। ठीक है। तो 7 ईयर्स ऑनवर्ड्स आप उसको ना मैनर्स और दीन और नॉलेज जो है ना प्रॉपर उसको टीच करना शुरू करें विद लव एंड हिकमा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट मतलब ये नहीं कि हमने डंडे से उसको कहना है यार पुत्र तू ये नहीं कर रहा तो ये क्यों नहीं कर रहा, तुझे मैंने कहा था तूने फजर उठ के पढ़नी है 7 साल के बच्चे को, तो वो नहीं उठा तो आपने 2-3 चपेटें लगा दी। तो मैं समझता हूँ ये गलत है। आपने 7 to 15 जेंटली एंड पोलाइटली यू हैव टू टीच देम मैनर्स, और उसके बाद दीन और जो चीज़ें आपको लगता है कि यार वो इजीली ग्रास्प कर सकता है वो चीज़ें। अच्छा, इसी को मैं कहूँगी कि ग्रेजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलीज कीजिए, ठीक है, और उसको उस तक जरा उसका बोझ ज्यादा जाने दीजिए। ये इसको मैं बताता हूँ, एजुकेशनिस्ट यू विल टेल मोर रिशान। इसको कहते हैं फॉर्मल, इसको कहते हैं रीजनिंग। बच्चे के साथ ना रीजनिंग प्रोसेस, जरा बच्चा बहुत आर्ग्यू करेगा। टीनेजर जो है ना, जो आप एज ग्रुप, वो उस जोन में है कि उसने नया आर्गुमेंट सीखा है, वो नई चीजें देख रहा है, उसका प्री फ्रंटल कोर्टेक्स डेवलप हो रहा है, तो दबा के आर्ग्यू करेगा आपसे। अब होता क्या है कि मदर्स और फादर्स जो है ना गुस्सा कर जाते हैं, इतना आर्ग्यू, ये इतना बदतमीज, वो कहते हैं बदतमीज। तो ये 3 स्टेजेस उन्होंने जो बताई वो एजुकेशनिस्ट ने, कि नंबर 1 है इमिटेशन, नंबर 2 है रीजनिंग, नंबर 3 है फॉर्मल इंस्ट्रक्शन।
जबरदस्त। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उल्टा है, डायरेक्ट फॉर्मल इंस्ट्रक्शन पहले है, और ये मैंने इस्लामिक स्कूल्स में भी अनफॉर्चुनेटली उल्टा ही देखा ज़्यादातर। सबसे पहले फॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, उसके बाद कहीं जाके रीजनिंग है, इमिटेशन तो है ही नहीं। वो ना माँ का वो किरदार देखे ना, मदर को गुस्सा चढ़ रहा है, बच्चे ने सीखना आंटी ऐसी है, इसको तो बेहतर आप बता सकती हैं, और फादर को गुस्सा चढ़ता है, वो भी बच्चे ने सीखना, ये तो पैनिक कर जाता है।